नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीतिक सिद्धांत अध्याय के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम। संक्षेप में राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद उस लंबे वैज्ञानिक आंदोलन का केवल एक भाग मात्र है जो प्राय सभी सामाजिक विज्ञानों में लंबे समय से चल रहा है। आधुनिक युग में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में क्रांति शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया गया है। 20वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में आश्चर्यजनक तरक्की हुई है और इस विकास का सामाजिक विज्ञानों पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा लेकर सामाजिक विज्ञानों ने परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, परंपरागत अध्ययन क्षेत्र एवं दृष्टिकोण के स्थान पर क्रमशः वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र एवं आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण को अपनाया है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञानों के संपूर्ण स्वरूप में एक आधारभूत अथवा गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसे ही आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञानों के प्रसंग में क्रांति की संज्ञा दी गई है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान के प्रसंग में भी उपरोक्त आधारभूत परिवर्तन आया है और इसे राजनीति वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी क्रांति कहना पसंद किया। इस शब्द को चुनने के दो कारण बताए जा सकते हैं। पहला है, वे परंपरागत राजनीति विज्ञान की दार्शनिक एवं कानूनी अध्ययन पद्धतियों को अशुद्ध एवं अपूर्ण मानते हैं और इसके आधार पर विकसित सिद्धांतवाद का विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में परंपरागत राजनीति विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त अवधारणाएं मात्र आदर्शात्मक हैं, अर्थात ये अवधारणाएं अपनी प्रकृति से अव्यवहारिक एवं अयथार्थवादी हैं। दूसरा, वे राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यवहारिक एवं यथार्थ आधारों पर चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इन घटनाओं को व्यवहारवाद की संज्ञा दी जाती है। अब हम पहले देखते हैं कि व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण है। व्यवहारवाद एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। इसके जन्म और विकास में दो तत्व सहायक रहे हैं। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद और दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव। सरल भाषा में इस बात को इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद उन समाज शास्त्रियों और राजनीति शास्त्रियों की देन है जो अनुभववादी थे और जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए यथार्थवादी अनुभव हुए। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रथम दशक में दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से सन 1908 में प्रकाशित पहली पुस्तक ग्राम वालास की थी जिसका नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, तथा इसी वर्ष प्रकाशित A.F. बेंटले की पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इनका विशेष महत्व है। इन दोनों विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का विरोध किया। वालास का मत था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के संदर्भ में नहीं बल्कि मानव के मनोविज्ञान व्यवहार के प्रसंग में किया जाना चाहिए। बेंटले का मत था कि राजनीति के अध्ययन में सामाजिक समूहों की शासन के प्रति प्रतिक्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। इन दो पुस्तकों के बाद व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये सन 1925 में प्रकाशित हुई। मेरियम ने राजनीतिक घटना एवं तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री दृष्टिकोण के इस्तेमाल पर बल दिया। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों के प्रसार प्रचार का केंद्र बनाया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास किया। धीरे धीरे उसके सहयोगियों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन सब के राजनीतिक दृष्टिकोण को शिकागो संप्रदाय कहा गया और इसे ही बाद में व्यवहारवाद कहा गया। तो हम देखते हैं कि शिकागो संप्रदाय किसको कहा जाएगा। चार्ल्स मेरियम ने अपने विचारों का जो केंद्र है उसको शिकागो विश्वविद्यालय को बनाया। धीरे धीरे उसके विचारकों की, समर्थकों की, अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। उन सब के राजनीतिक विचारों को शिकागो संप्रदाय, शिकागो स्कूल कहा जाता है। व्यवहारवाद के विकास एवं इसकी व्याख्या की दृष्टि से अनेक व्यवहारवादी विद्वानों की ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टि से हर्बर्ट साइमन की पुस्तक
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, कैटलिन की द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स तथा डेविड ईस्टन की दी पॉलिटिकल सिस्टम का उल्लेख किया जाना भी उचित होगा। अमेरिका में इसके विकास में शिकागो संप्रदाय के अलावा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड संस्थान आदि ने पर्याप्त मदद की। इन सब घटनाओं के कारण व्यवहारवाद का उदय एवं विकास हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि व्यवहारवाद की क्या परिभाषा है। तो पहली परिभाषा रॉबर्ट ए डहेल की है। रॉबर्ट ए डहेल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। तो इस परिभाषा में एक और व्यवहारवाद के जन्म का कारण बताया गया है, दूसरी ओर उसके उद्देश्य की ओर भी संकेत किया गया है। दूसरी परिभाषा है डेविड ईस्टन की। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन, सत्यापन किया जा सकता है और ये ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचना, प्रक्रिया आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। इन दो परिभाषाओं के अलावा व्यवहारवाद के परिभाषाओं के बारे में क्रिक पैट्रिक ने 4 विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन एवं शोध में विश्लेषण की मूल इकाई व्यक्ति है। व्यवहारवाद मानता है कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन की मूल इकाई व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात है, राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक व्यवहारवादी विज्ञान है और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध होता है। तीसरी बात है कि व्यवहारवाद तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, मापन के लिए अधिक शुद्ध प्रविधियों के प्रयोग पर बल देता है। इस दृष्टि से यह सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रीकरण के उपयोग पर वरीयता देता है। और चौथी बात है, व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभाविक सिद्धांत के रूप में विकसित करना है। अब ये शब्द आता है, बार बार काम में आ रहा है, अनुभव। अनुभववाद का सरल अर्थ है इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर विचारधारा एवं सिद्धांत का निर्माण करना। मतलब जो हमें दिखाई दे उन्हीं के आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण करना, जिसको हम महसूस कर सकें, समझ सकें, देख सकें, उन ऐसे सिद्धांतों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण अनुभववाद कहलाता है। तो इस प्रकार व्यवहारवाद हमें ये बताता है कि विश्लेषण की इकाई, राजनीति विज्ञान में विश्लेषण की मूल इकाई मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए। कल हम आगे व्यवहारवाद के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।